आज हम इतिहास के उस महायुद्ध की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। विश्व युद्ध एक। ये युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया गया। आज हम विस्तार से जानेंगे कि ये युद्ध कैसे शुरू हुआ, इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए और आखिर वो कौन सा इंसिडेंट था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। वैसे तो विश्व युद्ध एक के कई कारण थे जो धीरे धीरे यूरोप को युद्ध की आग में धकेल रहे थे। सबसे पहले सैन्यवाद यानी मिलिट्रिज्म। उस समय यूरोप के देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे थे। जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे से हथियारों, नौसेना और सेना में आगे निकलने की लगातार कोशिश में जुटे थे। इस बढ़ती सैन्य ताकत ने जंग की संभावनाओं को तेजी से बढ़ाने का काम किया। दूसरा कारण था नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता। यूरोप के कई हिस्सों में लोग अपनी भाषा, संस्कृति और देश के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे बाल्कन के एरिया में सर्बिया और हंगरी ऑस्ट्रिया के बीच तनाव बढ़ रहा था। लोग अपने लिए इंडिपेंडेंस और आइडेंटिटी की डिमांड कर रहे थे। बाल्कन क्षेत्र, जिसे अक्सर यूरोप का बारूद का भंडार कहा जाता था, दक्षिण पूर्व यूरोप का वह हिस्सा था जहां कई छोटे छोटे देश और जातीय समूह रहते थे। इसमें सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के कुछ हिस्से शामिल थे। इस क्षेत्र की विशेषता ये थी कि यहाँ अलग अलग भाषा, संस्कृति और धर्म के लोग रहते थे। वे अपने अपने इंडिपेंडेंट नेशन की इच्छा रखते थे। इन्हीं में से एक देश था सर्बिया। सर्बिया का उद्देश्य था कि स्लाव भाषा के लोगों को मिलाकर एक बड़ा राष्ट्र बनाना। इसके लिए वो ऑस्ट्रिया हंगरी के भीतर बसे स्लाव समुदायों को भी अपने प्रभाव में ले रहा था। अब जाहिर सी बात है, कोई देश अगर दूसरे देश के लोगों पर प्रभाव बढ़ाएगा तो इससे किसी देश की संप्रभुता तो खतरे में आएगी ही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य में कई स्लाव समुदाय के लोग रहते थे। अगर सर्बिया वहां प्रभाव बढ़ाता तो साम्राज्य के कई हिस्सों पर अलग होने का खतरा बढ़ जाता। ऐसे में ऑस्ट्रिया हंगरी अपने साम्राज्य की अखंडता को बचाने के लिए सर्बिया पर नजर रख रहा था। अब 1908 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी बोस्निया और हर्जेगोविना इलाकों पर कब्जा कर लेता है। ये घटना सर्बिया के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि बोस्निया में सर्बियाई आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता था और सर्बियाई नेशनलिस्टों की बोस्निया को एक करने की महत्वाकांक्षाएं थी। इस विलय ने सर्बियाई लोगों और रूस के बीच पैन स्लेविज्म की भावना को भड़का दिया। पैन स्लेविज्म का मतलब था कि स्लोविक जाति के लोगों की एकता का आंदोलन। अब इससे क्या होता है कि बाल्कन में तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। सर्बिया ने इस कब्जे को अपनी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ माना और इसके बाद दोनों देशों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। तीसरा बड़ा कारण था गठबंधन या अलायंस। यूरोप के देशों ने सुरक्षा और अपनी ताकत दिखाने के लिए कई सैन्य और राजनीतिक गठबंधन बनाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद जो दो संगठन मजबूती से उभरे वे थे सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर शामिल थे, जबकि एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका शामिल हुआ। इन गठबंधनों ने एक छोटे संघर्ष को बड़े युद्ध में बदलने का काम कर दिया। चौथा कारण था साम्राज्यवाद यानी इंपेरियलिज्म। यूरोप के शक्तिशाली देशों ने अफ्रीका और एशिया में अपनी सत्ता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। इससे आपस में कंपटीशन बढ़ा और तनाव की स्थिति बनी। 19 और 20 सेंचुरी के शुरुआत में यूरोप के कई शक्तिशाली देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और इटली दुनिया के दूसरे हिस्सों, खासकर अफ्रीका और एशिया में अपनी सत्ता बढ़ाने का काम कर रहे थे। इसी को साम्राज्यवाद कहा गया। इसका मतलब था कि वे देश न सिर्फ अपनी जमीन पर ताकत दिखाना चाहते थे, बल्कि दूसरे महाद्वीपों को अपने व्यापार, सेना और राजनीतिक नियंत्रण में लेना चाहते थे। सबसे ज्यादा कब्जे की समस्या से अफ्रीका जूझ रहा था। यूरोपीय देशों ने वहां अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटेन ने मिस्र और दक्षिण अफ्रीका में नियंत्रण स्थापित किया। फ्रांस ने पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। जर्मनी, इटली और बेल्जियम ने भी छोटे छोटे हिस्से अपने अधीन कर लिए। इस प्रक्रिया में यूरोप के देश एक दूसरे से टकरा रहे थे, क्योंकि हर देश चाहता था कि वह सबसे ज्यादा जमीन और संसाधन हासिल करे। ये आपसी प्रतिस्पर्धा तनाव का मुख्य कारण थी। एशिया में भी यूरोप के कई देश सत्ता बढ़ा रहे थे। ब्रिटेन ने भारत और बर्मा पर कब्जा कर लिया था,
फ्रांस ने इंडो चाइना में कब्जा किया था और रूस और जापान भी इस इलाके में दबदबा बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस तरह अफ्रीका और एशिया में सत्ता बढ़ाने के लिए यूरोप के देशों की स्पर्धा ने राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया। ये तनाव धीरे धीरे यूरोप में युद्ध की चिंगारी लाने लगा। 28 जून 1914 को सर्बिया के राष्ट्रवादी गैवलिनो प्रिंसिप नाम के युवक ने ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे यूरोप में तनाव और युद्ध को जन्म दे दिया। घटना के तुरंत बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। रूस ने सर्बिया का समर्थन किया और 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके 2 दिन बाद 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया और 4 अगस्त के दिन बेल्जियम पर हमला कर दिया। बेल्जियम पर हमला करने के कारण ब्रिटेन ने यूरोप के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कुछ ही दिनों में यूरोपीय संघर्ष एक विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। विश्व युद्ध एक में मुख्य रूप से 2 मोर्चे थे। वेस्टर्न मोर्चा, जहां जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ाई हुई, यहाँ ट्रेंच वॉरफेयर हुआ। सैनिक महीनों तक खाइयों में रहते और लड़ते थे। ये मोर्चा स्थिर था और इससे भारी जनहानि हुई। पूर्वी मोर्चा रूस बनाम जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच था। ये मोर्चा खुला और रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा बाल्कन, इटली और भूमध्य सागर में भी लड़ाइयाँ हुई। तुर्की और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच मिडल ईस्ट में संघर्ष हुआ। 1940 में जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया। इसी साल सितंबर में बैटल ऑफ मार्ने हुआ, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाओं ने जर्मन आक्रमण को रोक दिया। ये वेस्टर्न मोर्चे पर खाइयों के युद्ध में बदल गया। 1915 में जर्मनी ने पहली बार रासायनिक युद्ध यानी केमिकल युद्ध का इस्तेमाल किया। इसमें क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया गया। एलाइड देशों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी साल इटली ने एलाइड पावर्स के पक्ष में युद्ध में प्रवेश कर लिया था। 1916 में युद्ध की सबसे जानलेवा लड़ाइयाँ हुई। बैटल ऑफ वर्दन लगभग 10 महीने चली और लाखों सैनिक इसमें मारे गए। बैटल ऑफ वर्दन विश्व युद्ध की सबसे लंबी और भीषण लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। ये 1 फरवरी से दिसंबर 1916 तक फ्रांस के शहर वर्दन के पास लड़ी गई। जर्मनी ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि ये शहर फ्रांस के लिए ऐतिहासिक था और उनके गर्व का प्रतीक माना जाता था। उनकी योजना थी कि अगर लगातार हमलों से फ्रांस को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो आगे की लड़ाई लड़ने की स्थिति में ही ना रहे। 21 फरवरी 1916 को जर्मनी ने जबरदस्त तोपों की गोलाबारी से हमला शुरू किया। शुरुआती दिनों में जर्मनी को बढ़त मिली। उन्होंने कुछ किलों पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन फ्रांस ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। जनरल फिलिप पेटेन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने रक्षा को मजबूत किया और पूरा देश वर्दन बचाने के लिए खड़ा हो गया। सैनिकों की लगातार आपूर्ति के लिए एक सड़क को सेक्रेड वे कहा गया। ये लड़ाई इतनी लंबी इसलिए चली क्योंकि दोनों ही पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। महीनों तक ट्रेंच वॉरफेयर, गोलाबारी और काउंटर अटैक्स चलते रहे। लगभग 10 महीने तक लड़ाई जारी रही। नतीजा ये हुआ कि जर्मनी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और फ्रांस ने वर्दन को बचा लिया। इस युद्ध में लगभग 3 लाख सैनिक मारे गए और करीब 7 लाख लोग घायल हो गए। इस तरह वर्दन उस जगह के रूप में जाना जाने लगा जहां एक पूरी पीढ़ी खून से लहूलुहान हो गई। ये लड़ाई फ्रांस के लिए राष्ट्रीय गर्व और बलिदान का प्रतीक बनी, जबकि जर्मनी को इसमें रणनीतिक तौर पर असफलता मिली। इसी साल बैटल ऑफ सामा हुई, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी से टकराए। ये 1 जुलाई से नवंबर 1916 तक फ्रांस के सोमे नदी के पास हुई। इस लड़ाई का मकसद एलाइज यानी ब्रिटेन और फ्रांस का जर्मनी पर दबाव बढ़ाना और वर्दन में फ्रांसीसी सेना का बोझ कम करना था। लड़ाई की शुरुआत 1 जुलाई 1916 को ब्रिटिश सेना के बड़े हमले से हुई, लेकिन पहले ही दिन लगभग ब्रिटेन के 60,000 सैनिक बहुत बुरी तरह हताहत हो गए, जो इतिहास का सबसे भयानक दिन भी माना जाता है। ये लड़ाई ट्रेंच वॉरफेयर, मशीन गनों और भारी तोपों के कारण महीनों तक चलती रही, पर दोनों तरफ कोई निर्णायक बढ़त नहीं मिल पाई। अंत में एलिस ने थोड़ी जमीन जरूर हासिल की, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस युद्ध में लगभग 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए और घायल हुए। सोमे की लड़ाई ने दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध कितनी तबाही ला सकता है, और इसे वॉर की एट्रिशन यानी थकावट और खून खराबे की लड़ाई कहा जाता है। इन लड़ाइयों ने मानव इतिहास में सबसे भयानक संघर्ष के रूप में अपना नाम दर्ज किया। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। इसके कारण रूस ने युद्ध से बाहर होने का फैसला ले लिया। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी पनडुब्बी युद्ध में बहुत तेज था। उसे रोकने के लिए अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया। अमेरिकी सेना और संसाधनों ने वॉर की डायरेक्शन ही बदल दी। 1918 में जर्मनी कमजोर पड़ गया और एलाइड देशों ने लगातार आगे बढ़कर उसे हरा दिया।
आखिरकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध ने तकनीक और समाज दोनों पर गहरा असर डाला। युद्ध में पहली बार टैंक, मशीन गन, जहरीली गैस और विमान का इस्तेमाल किया गया था। पनडुब्बियों और समुद्री युद्ध ने भी रणनीतियों को बदल दिया। मानवीय नुकसान बहुत बड़ा था, लगभग 10 मिलियन सैनिक मारे गए और 12 मिलियन घायल हो गए। लाखों नागरिकों की इसमें जान चली गई। सामाजिक बदलाव भी आए। महिलाओं ने उद्योगों और खेतों में काम करना शुरू कर दिया। यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को हार मान ली। 1919 में हुई ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। उसे भारी आर्थिक और क्षेत्रीय नुकसान उठाना पड़ा। ये संधि फ्रांस के वर्साई पैलेस में हुई, इसलिए इसे वर्सेलिस ट्रीटी कहा जाता है। इस संधि का उद्देश्य जर्मनी को कमजोर बनाना और युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराना था। जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें लगाई गई। उसे वॉर गिल्टी यानी युद्ध का दोषी माना गया। 33 अरब डॉलर से अधिक का रिपेरेशन बिल भरने के लिए उसे बाध्य किया गया। उसकी सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। टैंक, पनडुब्बी और वायुसेना रखने पर उस पर रोक लगा दी। इसके अलावा जर्मनी को अपनी कई उपनिवेश और क्षेत्र भी छोड़ने पड़े, जैसे एल्सेस लॉरेन फ्रांस को वापस दे दिया गया। ये संधि एलाइड पावर्स के लिए जीत की निशानी थी, लेकिन जर्मनी के लिए इंसल्ट और इकोनॉमिक डिजास्टर लेकर आई। देश की जनता में गुस्सा और असंतोष फैल गया। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इतिहासकार मानते हैं कि वर्साई संधि की कठोर शर्तों ने जर्मनी को बदला लेने की भावना दी और आगे चलकर एडोल्फ हिटलर के उभरने और दूसरे विश्व युद्ध की नींव भी रखी। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर टूट गया। विश्व युद्ध एक ने पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। नए राष्ट्र बने, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया। रूस में सोवियत संघ की स्थापना हुई। जर्मनी में लोकतांत्रिक सरकार आई। यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई और कई देशों पर भारी कर्ज का बोझ आ गया। अब ये भी जानते हैं कि इस जंग में आखिरकार वो कौन सा देश था जिसे जबरदस्त फायदा हुआ। सबसे पहला नाम है अमेरिका। अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत में सीधे भाग नहीं लिया, लेकिन युद्ध के दौरान उसने हथियार, खाना और अन्य संसाधन यूरोप के देशों को भेजे। युद्ध में अमेरिका का औद्योगिक और आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ। युद्ध के अंत में अमेरिका विश्व का आर्थिक और रणनीतिक महाशक्ति बन गया। दूसरे नंबर पर आते हैं ब्रिटेन और फ्रांस। युद्ध में इन्हें जीत हासिल हुई और इनके साम्राज्य में कुछ समय तक इनका दबदबा बना रहा। हालांकि आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन उनकी वर्ल्ड पॉलिटिकल पावर बनी रही। के साथ ही मैं जैसा आपको शुरू में बताया था कि ऑस्ट्रिया हंगरी में अपने अपने नए राष्ट्र की मांग की जा रही थी, तो ऐसा ही हुआ और युद्ध के बाद छोटे छोटे देशों का उदय हुआ। इसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया जैसे देश शामिल थे। इन नेशंस को अपना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला। फायदा तो देख लिया, अब जानते हैं नुकसान किसको हुआ। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जर्मनी पर क्रूअल ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थोप दी गई थी। इसके साथ ही उनकी सेना भी कमजोर कर दी गई थी और देश को आर्थिक और मानसिक तौर पर जमकर नुकसान पहुंचाया गया था। जहां से लड़ाई शुरू हुई थी, जैसा कि मैंने बताया, ऑस्ट्रियन प्रिंस की हत्या के बाद सारी लड़ाई शुरू हुई थी। वह देश लक्ष्य से मिट गया। रूस में युद्ध के दौरान लाखों सैनिक मारे गए और भारी आर्थिक नुकसान हुआ। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई और रूस ने युद्ध छोड़ दिया। साम्राज्य गिर गया और बाद में सोवियत संघ की स्थापना हुई। दोस्तों, विश्व युद्ध एक ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये युद्ध हमें ये सिखाता है कि सत्ता और संघर्ष की लालसा कितनी विनाशकारी हो सकती है। हमें इतिहास से सीखना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे विनाशकारी युद्धों से बचा जा सके। लेकिन बहरहाल इसके बाद भी दुनिया ने दूसरा विश्व युद्ध देखा। उसके बारे में भी हम किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।